हेलो मेडिटोनियंस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आपने हमारे पिछले लेक्चर्स को ध्यान से समझा होगा एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो आइए चलते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है जाइगोट। जाइगोट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद जो हमें एज एन एंड प्रोडक्ट रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो है जाइगोट। दूसरी बात, ये डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मतलब 2n, फाइन, और हैप्लॉयड मतलब सिर्फ n। तीसरी बात, जाइगोट जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके MCQs के लिए। जो लास्ट और जो तीसरा पॉइंट है उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि इट इज़ अ वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशंस। पहला जनरेशन जो हमारे पेरेंट का है और दूसरा जनरेशन जो हम अभी जो जनरेशन आएगा उन दोनों के बीच जो है वो है जाइगोट। जो दो जनरेशन को जोड़ के रखेगा वो है जाइगोट। आया समझ में? इजी है। जब आप बोर्ड में लिखे जाइगोट के बारे में तो जो ये वाइटल लिंक वाला जो पॉइंट है वो सबसे पहले लिखेगा, बिकॉज उससे मैम के सामने आपकी इंप्रेशन अच्छी होगी एंड कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेगा, जिससे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर्स नहीं पढ़े जाएंगे, फाइन, और जिससे आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, फाइन। ओके, तो जब हम फंगाई और आल्गे की बात करते हैं तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो लोग शो करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मैंने बोला था कि फंगाई और आल्गे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, फाइन। तो और उसमें ये भी बोला था कि जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पे एक डिसएडवांटेज होता है कि उनको खतरा होता है प्रेडेटर्स से कि उनको कोई आके खा ना ले। आया समझ में? सो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट फॉर्म होता है इन ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगाई एंड आल्गे, उनको नेचर बाय बर्थ एक प्रोटेक्शन देता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रेडेटर्स। ओके, सो जो जाइगोट होता है वो एक थिक लेयर फॉर्म करेगा। सपोज ये जाइगोट है एग के अंदर, ओके, यहाँ पे जाइगोट है, तो जो जाइगोट है जैसे जैसे ग्रोथ होगा वहाँ ये एक थिक लेयर फॉर्म करेगा जिससे उनको एक प्रोटेक्शन मिलती है प्रेडेटर्स से, फाइन। कोई डैमेज ना हो, कोई डेसिकेशन ना हो। मैंने क्या बोला? ये प्रोटेक्शन है, हमें किससे बचाए, मतलब जो जाइगोट है उससे किससे बचाएगा? डैमेज। एंड दूसरा है डेसिकेशन। ये जो डेसिकेशन वर्ड है ये आपको NCERT में मिलेगा। अब डेसिकेशन का मतलब क्या होता है? इस जाइगोट के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ओके, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो डेसिकेशन मीन्स रिमूवल ऑफ दैट मॉइस्चर जो जाइगोट को चाहिए, एसेंशियल है फॉर ग्रोथ एंड नरिशमेंट। तो वो मॉइस्चर को हम जब निकाल देंगे उसे बोलेंगे डेसिकेशन। आया समझ में? इजी पीजी। ओके, जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है देन बोथ द गैमेट्स शुड हैव सिंक्रोनी विथ ईच अदर। मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? सिंक्रोनी। सिंक्रोनी मतलब कि जब मेल गैमेट रिलीज हो मीडियम में, सपोज वाटर, ये वाटर है, तो अगर मेल गैमेट यहाँ से रिलीज होता है तो उसी टाइम पे फीमेल गैमेट भी उस वाटर, उस मीडियम में होना चाहिए, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। ओके, तो सिंक्रोनी मतलब कि जो एक ही टाइम पर हो। ओके, आया समझ में? अब हम आते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस है क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। ये उसकी डेफिनेशन है और डेफिनेशन आप यही एग्जाम में लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट of embryo from zygote। ये आपका हुआ पहला पॉइंट,
एम्ब्रियोजेनेसिस में। ओके, सो आपको एम्ब्रियोजेनेसिस और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊंगी जिससे आपको और इजीली एम्ब्रियोजेनेसिस समझ में आ जाए। फाइन, पहले क्या बनता है, सी फर्स्ट स्टेप, पहले क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगा, सपोज ये है मेल गैमेट, गैमेट नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे सेल। ओके, ये है मेल और ये सा ही सेम होगा फीमेल, फीमेल मेल। अब क्या होगा, यहां होगा सेल डिवीजन, जैसे कि मैंने गैमेट फॉर्मेशन में पहले ही आपको इसके पहले लेक्चर में समझा दिया है। सेल डिवीजन हुआ, कौन सा, मियोसिस। ओके, अब जो सेल फर्दर फिजन मतलब फर्टिलाइजेशन में जाएगा वो कौन सा होगा, दोनों में से सिर्फ एक ही एक सेल जाएगा। ओके, तो ये सेल आगे जाएगा, तो इस सेल को हम बोलेंगे मियोसाइट। फाइन, क्लियर। तो मैंने क्या समझाया, मियोसाइट्स जो इंक्लूड होंगे फॉर फर्टिलाइजेशन, और फॉर सिनगैमी फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी बोलते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन हुआ एन और एन का, हमें क्या मिला, डिप्लॉयड जाइगोट। फाइन, ये हुआ हैप्लॉइड गैमेट्स ऑफ पेरेंट और ये हुआ डिप्लॉयड जाइगोट, और इसे हम बोलेंगे जाइगोट फॉर्मेशन। आया समझ में? ओके, अब जाइगोट हुआ सिंगल सेल, जाइगोट डेवलप होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल टेक प्लेस, और जो फॉर्म होगा वो है एम्ब्रियो, जो कि होता है डिप्लॉयड 2n। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे होगा सेल डिविजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, और जो एम्ब्रियो जो फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे फोर्थ स्टेप में एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे होगा सेल डिविजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिविजन जो होगा वो होगा बाय माइटोसिस, माइटोसिस इज डन बाय सोमैटिक सेल्स, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया। सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन को हम क्या बोलेंगे एक आसान भाषा में, कि जो हमारी बॉडी है वो बनी हुई है सेल से, सब जगह पे सेल्स डिस्ट्रीब्यूट है, जिससे हमारा बनता है टिश्यू सिस्टम, फिर बनेगा ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम। वैसे ही जाइगोट हर जगह पे सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो एक बनेगा ऑर्गन वो होगा ईयर, दूसरा बनेगा दूसरा ऑर्गन हैंड, तीसरा बनेगा तीसरा ऑर्गन आईज, तो उसे हम बोलेंगे सेल डिफरेंशिएशन, जिसमें सब सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करके जब ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे, दैट इज नोन एज सेल डिफरेंशिएशन। ओके, आया समझ में? ठीक है, अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। तो एनिमल्स में दो कैटेगरीज होती है, एक होता है ओविपेरस एंड एक होता है विविपेरस। ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। ओविपेरस के पहले मैं बताती हूँ एग्जाम्पल्स क्या है, सो दैट आप इमेजिन कर पाओ। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ओके। और विविपेरस में एग्जाम्पल्स है मैमल्स। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा अच्छी तरह से और डिस्क्राइब करती हूँ कि ओविपेरस और विविपेरस होते क्या है। सी, अगर सिंपल लैंग्वेज में ओविपेरस को हम समझे तो वो है कि दे प्रोड्यूस एग्स। फाइन, दे आर एग लेइंग। The fertilization will occur outside the parental body.
मदर बॉडी है उनके बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, एंड जो एग का जो डेवलपमेंट है, इंक्यूबेशन है, ठीक है, एंड हैचिंग है, वो सब आउटसाइड होगा। ओके, सब कुछ बाहर होगा, फीमेल बॉडी के बाहर। आउटसाइड मतलब फीमेल बॉडी के बाहर। आया समझ में? अब इंक्यूबेशन का मीनिंग क्या है? अगर मैं इंक्यूबेशन वर्ड बोल रही हूं तो उनका मीनिंग क्या है? इंक्यूबेशन मतलब कि जहां पे एक फेवरेबल कंडीशन मिले जाइगोट या एम्ब्रियो को फॉर हैचिंग। ओके, फेवरेबल कंडीशन। ओके, अब दूसरा पॉइंट, ये सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप सब लिख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एग्स होते हैं उनके ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिंग कैलकेरियस शेल है, वो फॉर्म होती है। वो नेचर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो देता है। ओके, तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें वर्ड पाओगे कैलकेरियस शेल। व्हाट डज दैट मीन? कैलकेरियस शेल, शेल का मतलब है कैल्शियस शेल, कैल्शियम की लेयर, कैल्शियम शेल जो एम्ब्रियो को या ऑफस्प्रिंग को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, एंड जब फिर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तब वो यंग वंस हैच करके बाहर निकलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीवी पेरिस की। वीवी पेरिस में इसका उल्टा, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो इज इनसाइड द फीमेल बॉडी। अब उनमें ये शेल प्रेजेंट नहीं होती बिकॉज उनका डेवलपमेंट थोड़ी बहुत जब मैच्योरिटी आती है वो सब फीमेल बॉडी के अंदर होती है। एंड आपको बहुत सरप्राइज फील होगा कि जो वॉर्म होता है, मतलब जो मदर जहाँ पे बेबी को प्रोटेक्ट करके इनसाइड बॉडी जो यहाँ पे रखती है उसको हम वॉर्म बोलते हैं, वॉर्म। तो वो बहुत, मतलब दुनिया में कहीं भी उसके जैसा सेफेस्ट जगह कहाँ भी नहीं है। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। तो यहाँ पे कैल्शियस शेल प्रेजेंट होती नहीं है। ओके, एंड एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वीवी पेरिस के जो यंग वंस हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से सरवाइव कर पाते हैं एनवायरनमेंट में। ओके, एंड इसीलिए सर्वाइवल रेट ऑफ वीवी पेरिस इज मोर एज कंपेयर टू ओवी पेरिस। ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, आया समझ में? तो ये पूरा था हमारा एनिमल्स का। अब हम आते हैं प्लांट्स के ऊपर। ओके, सो ये है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम। एंथर, फिलामेंट, ये दोनों है मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज योर स्टेमन, सेपल्स, पेटल्स, सेपल्स जो है वो लीफ लाइक होते हैं। ओके, ये स्टिग्मा, ये बहुत स्टिकी होता है इसलिए यहाँ पे पोलन ग्रेन्स इजीली आके अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टाइल जो कि स्टिग्मा का नीचे वाला पार्ट होता है, ये सिर्फ एक एक्सेसरी के लिए है, इसे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं बोलते, इसका कोई काम नहीं, बस इसको पोलन ट्यूब को नीचे ओवरी तक लेके जाने में ये जस्ट पैसेज देगा। फिर ये है आपका ओवरी, एंड ओवरी के अंदर आता है ओव्यूल, और ये चारों है पिस्टल विच इज योर फीमेल पार्ट। आया समझ में? अब जब फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाएगा तो ये सेपल्स एंड पेटल्स दे विल फॉल ऑफ, मतलब झड़ जाएंगे। ठीक है, अब जो स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन्स को चिपकाने में हेल्प करेगा। फाइन, जो ओव्यूल्स है वो फॉर्म करेगा सीड, पर उसके पहले ओव्यूल्स के अंदर होगा जाइगोट। जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो
डेवलप करेगा, ठीक है। एंड ये एम्ब्रियो हम उसको बोलेंगे, जब थोड़ा मेच्योर हो जाएगा उसके बाद हम बोलेंगे उसको सीड, ओके। जो ओवरी है वो फ्रूट बनाएगा। आया समझ में? एंड जो फ्रूट है, ये सपोज फ्रूट है, तो फ्रूट अपना बाहर से कवरिंग बनाएगा जो कि थिक होगा, उसे हम बोलेंगे पेरिकार्प, और इसके अंदर होगा फ्रूट। ये सीड जब पूरा फ्लावर जब मतलब सीड जब मेच्योर हो जाएगा तो वो ऐसे डेहिसेंस करेगा, डिस्पर्जन ऑफ सीड होगा, जिससे ये सॉइल में जाके एक न्यू प्लांट बनेगा, जिसे हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन, ओके। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों तो जड़ जाएंगे, बट पिस्टिल जो कि फीमेल पार्ट वो वैसे का वैसा ही प्लांट के साथ अटैच रहता है, ठीक है। अब एक ट्रिक है जिससे आपको एमसीक्यूज में टाइम नहीं जाएगा। ओवरी है वो फ्रूट बनाएगा, ओव्यूल्स है वो बनाएगा सीड। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होता है बिकॉज ऑप्शन हमेशा ओवरी एंड ओव्यूल्स देगा ही देगा, फाइन। तो ओव्यूल्स में लास्ट वर्ड है एस, लेटर है एस, और सीड एस से शुरू होता है, तो ये देख के आप टिक कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये नीट में काफ़ी बार पूछते हैं, ओके। और ऑल इंडिया टेस्ट जब सीरीज शुरू होती है उसमें भी ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं। अब हम आते हैं जो इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स रह गए होंगे या कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको एक के बाद एक सब समझाऊंगी, ठीक है। पहला पॉइंट है, इन प्लांट्स वेजिटेटिव, reproductive and senescent phases are clearly seen in annual and biennial types and not clearly visible in perennial types of plants. Okay, annual और biennial का मीनिंग, annual मतलब जिन्हें सिर्फ एक ही ईयर चाहिए टू कंप्लीट होल लाइफ साइकिल। यहाँ पे लाइफ साइकिल का मीनिंग है ग्रोइंग सीजन, फाइन। अगर हमें ये तीनों फेज देखने हैं अच्छी तरह से तो हमें या तो एनुअल टाइप ऑफ जो प्लांट्स है उनको देखना चाहिए या फिर बाइनियल। बाइनियल मतलब कि ऑलमोस्ट उन्हें 2 ईयर्स लगते हैं टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, मतलब कि 2 होल ग्रोइंग सीजन्स, फाइन। और पेरिनियल को मोर देन 2। आया समझ में? इसलिए इजी होता है एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स में ये विजिबल देखना, ओके, क्लियर। दूसरा पॉइंट है बैम्बू स्पीशीज के ऊपर, एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। बैम्बू स्पीशीज फ्लावर ओनली वंस in their lifetime, and that too generally after 50 to 100 years, and when they flower they produce large amount of fruits and then die, okay, only once जब वो फ्लावर करते हैं सिर्फ एक ही टाइम, तो इसलिए हम उन्हें बोलेंगे मोनोकार्पिक, जो कि पूरी उनके लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावर करते हो, ओके। इनका एक और एग्जांपल है ऑफ मोनोकार्पिक प्लांट्स, वो है अगेव और दूसरा है बैम्बू, जो कि मैंने आपको समझाया। अगेव यूजुअली करता है 100 ईयर्स के बाद, ठीक है। तीसरा पॉइंट है एक फ्लावरिंग स्पीशीज के ऊपर, वो है नीला कुरांजी। ये कॉमन वर्ड है, इनका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, फाइन। ये क्या है? ये 12 साल में मीन्स आफ्टर 12 इन एवरी 12 ईयर्स एक बार ही फ्लावर करता है, ठीक है। एवरी 12 ईयर्स ओनली 1
टाइम फ्लावर। ये लास्ट जब फ्लावरिंग हुआ था वो आपकी बुक में दिया है इन सितंबर है क्या, हाँ सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर के बीच में इन 2006। अब इसके बाद 12 साल के बाद आफ्टर 12 इयर्स वो कब करेगा, अगस्त सितंबर के बीच में इन 2000 एंड कब 18। ओके, ये ब्लूइश इन कलर होते हैं, ब्लूइश बोलते हैं आपके एनसीईआरटी में, बट एक्चुअली में जब आप देखने जाओ दे आर पर्पलिश इन शेड, बट हम ब्लू ही मान के चलेंगे, ब्लू इन कलर। एंड एक सेंटेंस दिया है आपके एनसीईआरटी में, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेचेस। ये जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये तीनों एक ऑप्शन की तरह आपको दे सकता है। ओके, सो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये जो स्पीशीज़ के बारे में बात कर रही हूँ उसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, लेट मी टेल यू। ठीक है, जब फ्लावरिंग होती है तो वो बहुत ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव होती है और इसकी वजह से वो मैनी टूरिस्ट को वहाँ पे खींच के लाती है। ओके, अब हम कुछ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के बारे में पढ़ेंगे, लाइक लेयरिंग, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, जहाँ पे क्वेश्चंस आने के चांसेस है जो आपके एनसीईआरटी के बाहर का है ये भी। ठीक है, तो पहला जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में वो है लेयरिंग। लेयरिंग में हम बात करेंगे स्टेम लेयरिंग, रूट लेयरिंग्स भी होती है। पहले हम बात करेंगे स्टेम लेयरिंग की। इसमें क्या होता है, ये है मेन सोर्स प्लांट। ओके, यहाँ पे ये है पूरा आपका सॉइल, तो ये ब्रांचेस है जो ये प्लांट की वो बेंड करेंगे हम, या फिर ऐसी ब्रांचेस हम ऐसे चूज करेंगे जो बेंड होती हो और वो सॉइल में से निकल के बाहर वो ये दूसरा पूरा एक नया प्लांट बना सके। ओके, जो पार्ट जो उसका सॉइल में है वहाँ से ये एडवांटेशियस रूट्स निकलेंगे और जब ये बहुत सारे रूट्स निकलेंगे यहाँ पे लीव्स बन जाएंगे, हम इस पोर्शन को कट कर लेंगे। फाइन, तो ये हमारा बन गया एक प्लांट, ये हमारा हो गया दूसरा प्लांट। तो इस तरह से हम ऐसे प्लांट्स फॉर्म कर सकते हैं बाय लेयरिंग। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे स्टेम लेयरिंग। इनके एग्जाम्पल्स है जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, हिबिस्कस, बोगनविला। ठीक, सो जो दूसरा है वो हम पढ़ेंगे कटिंग, और कटिंग हम करेंगे स्टेम्स की। ओके, तो ये जो लेटरल जो स्टेम्स होते हैं कुछ नहीं, हम इसको कट करेंगे एंड जो सॉइल है हमारा वहाँ पे इस कट की हुई स्टेम को लगा लेंगे जिससे कि एक नया प्लांट ग्रो हो सके। फाइन, फिर यहाँ पे रूट्स ग्रो होगी अपने आप और आगे आगे ऐसा प्लांट अपने आप ग्रो करेगा। ओके, तो जो स्टेम्स होती है वो एम्ब्रियो में एक पोर्शन होता है जो कि होता है प्ल्यूम्यूल। तो स्टेम्स प्ल्यूम्यूल से जो ग्रो करती है उसे हम ट्रू स्टेम्स कहते हैं, एंड वो स्टेम्स जो प्ल्यूम्यूल के अलावा जहाँ से ग्रो करे उसे हम बोलेंगे एडवेंटेशियस स्टेम। तो ये याद रखना कि कटिंग में जो स्टेम्स यूज होगी वो होगी एडवेंटेशियस स्टेम्स। ओके, वैसे ही जो रूट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं रेडिकल में से, R फॉर रूट एंड R फॉर रेडिकल। ओके, ये हुआ ट्रिक। तो जो रूट्स जो ग्रो करती है अदर देन रेडिकल उसे हम बोलेंगे एडवांटेशियस रूट्स। ठीक है, आया समझ में? अब इनके एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स आर रोज, मैंगो, फिर है ओरेगानो जो हम पिज्ज़ा के ऊपर डाल के खाते हैं, लीची, लेमन, गुआवा, ये और एक्सेट्रा, ये कुछ उनके एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और बहुत बहुत ज़्यादा पूछने वाला टॉपिक, वो है ग्राफ्टिंग। सो ये है आपका ग्राफ्टिंग। हम एक प्लांट लेंगे और दूसरा एक प्लांट लेंगे। एक प्लांट ऐसा लेंगे जिसमें से हम फ्लावर्स दूसरे प्लांट में इंसर्ट कर सके, मतलब जिसको हम फ्लावरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो प्लांट ए में सपोज बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं
बट इसका जो स्ट्रेंथ है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हमें ऐसा प्लांट चाहिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो वैसा है हमारा प्लांट बी, जो कि है पार्ट बी। तो हम उसे स्लैंटिंग में कट करेंगे प्लांट ए में से द शूट पार्ट, एंड उसे हम लगा देंगे, टाई कर देंगे या वैक्स कर लेंगे प्लांट बी के ऊपर। ठीक है, तो जो शूट पार्ट है उसे हम बोलेंगे स्काइकॉन। ओके, एंड जो रूट पार्ट है उसे हम बोलेंगे स्टॉक। ये बात स्टॉक और साइकॉन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आ समझ में। एंड हम टाई बहुत अच्छी तरह से करेंगे ताकि जो टिश्यूज़ है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आके एक दूसरे से जाके फिर ग्रोथ कर सके, और जो टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रोथ हियर दे आर मेरिस्टेमेटिक। आया समझ में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। और जो दोनों को जोड़ के रखता है वो है कैम्बियम। ठीक है, जो कैम्बियम है वो ये गारंटी देगा कि हाँ ये दोनों मिल गए हैं और ग्रोथ हो रही है। आया समझ में। अब जबकि बात करें हम कैम्बियम की, तो कैम्बियम एब्सेंट होता है मोनोकॉट्स में। फाइन, इसलिए जो ग्राफ्टिंग है दैट इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट्स। ये बात आप लिख के ले लो, अगर एग्जामिनर आपसे कोई पूछेगा तो इसके बारे में ही पूछेगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आया समझ में। अब एग्जाम्पल्स क्या है ग्राफ्टिंग के? एप्पल्स, ऑरेंजेस, हाँ वाटरमेलन एक्सेट्रा। ठीक है, ये हुआ आपका ग्राफ्टिंग। आया समझ में। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्थेनोजेनेसिस की। पार्थेनोजेनेसिस, इनमें एग्जाम्पल्स है रोटीफर्स, हनी बीज, सम लिज़ार्ड्स एंड टर्की। टर्की इज योर बर्ड। इसमें क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होता है वो डेवलप होता है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड वो डेवलप होके फॉर्म करेगा एक न्यू ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, बट देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर? एंड उसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है बनाना, विच इज योर पार्थेनोजेनिक फ्रूट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बिना ग्रो होता है। इज दैट क्लियर? और जब आप NCERT जब खोलोगे तो उसमें फिगर 1.6 जो कि पूरा डायग्राम दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो दूसरा है वो है टेबल 1.1, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस उसमें से आने के चांसेस हैं। ठीक है, क्रोमोसोम का है वो टेबल समथिंग, हनी बी का कुछ 12 क्रोमोसोम, फिर एप्पल के कितने, उस हिसाब से। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज meiosis takes place in, and options are A gamete, B megaspore, C myocyte and D conidia. This question was asked in NEET 2013. So your time starts 1, 2, 3, 4 and 5. So the answer is myocyte. मैंने आपको तभी बोला था कि जो meiosis होता है it is by germ cells, okay, जो है sex cells, and they are myocyte, जो मैंने बोला था कि जो सेट ऑफ क्रोमोसोम जो इंक्लूड होता है फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनगैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन A mosses, B algae, C ferns and D fungi. This question was asked in NEET 2013 कर्नाटका में, and your time starts now. 1, 2, 3, 4 and 5. So इसका आंसर 2 है, B and D, algae and fungi. सिनगैमी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जो होगा आउटसाइड द बॉडी मतलब कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और इनफैक्ट इसी लेक्चर में भी पढ़ा है। ठीक है, तो उसका आंसर दोनों ही है, algae and fungi. लास्ट क्वेश्चन, which of the following breeds
ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम? ये पूछा था केरला PMT में 2015. ऑप्शंस आर बैम्बू, oysters, mammals and birds. 1, 2, 3, 4 and 5. So the answer for this is bamboo. जो मैंने आपको बोला था कि वो सिर्फ एक ही साल जो होता है वो पूरा फ्लावरिंग करता है. ओके, साल में सिर्फ एक ही बार करता है. एंड जब वो उसके बाद जो फ्रूट्स होते हैं वो काफ़ी मिलते हैं हमें. एंड फाइनली फ्रूट्स देने के बाद वो मर भी जाता है. ठीक है, तो ये उसका आंसर है. गॉट इट? सो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है. थैंक यू. एंड अगर आप सिर्फ एक बार सारे पार्ट्स इस चैप्टर को देख ले तो सिर्फ एक बार आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी, वो भी इसलिए कि कहीं कोई पॉइंट हमसे रह ना गया हो. हमने साथ साथ क्वेश्चंस भी करे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा इस चैप्टर के बारे में. एंड अब तक तो आपका पूरा चैप्टर अच्छे से आ ही गया होगा. अगर कुछ डाउट लगता है तो उस पार्ट को जाके वापस देख लीजिए. अगर फिर भी कोई डाउट है तो नो प्रॉब्लम, आप कमेंट कर ही सकते हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.